मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूँ। आज मेरे साथ मेवात की और पूरे एक हिंदुस्तान की वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। दर्शकों, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, राज्य स्तर पर भी शिक्षक अवार्ड मिल चुका है और जिला स्तरीय या फिर हम बात करें भरतपुर जैसे जिलों से भी सर को सम्मानित किया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूं बशरुद्दीन खान जी की, जो इस वक्त सालेहड़ी स्कूल में एक मौलिक मुख्याध्यापक के रूप में वहां कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे आपके लिए ये भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, गुरुजी ने 7 साल मुझको भी पढ़ाया है, जो आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। ये सब ऊपर वाले का देन है, लेकिन जरिया बशरुद्दीन सर का है। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। शुक्रिया सर, कैसा महसूस हो रहा है कि आज आपका एक स्टूडेंट आपके साथ बात कर रहा है? हाँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरा एक स्टूडेंट जब मेरा एक इंटरव्यू ले रहा है जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायद इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती मुझे। बिल्कुल सर, मैं इसलिए आज आपसे बातचीत करने का मेरा टॉपिक है कि सर की जो बायोग्राफी है, शुरुआत, पढ़ाई लिखाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब जानना चाहता हूँ सर। ओके, देखिए, बेसिकली मैं राजस्थान के भरतपुर जिला तहसील नगर गांव डभावली से बिलोंग करता हूँ जी। और चूँकि जो मेरा गांव है, जैसा बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये पहाटवाड़ा में पड़ता है और ये जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो उस समय हमारे इलाके के अंदर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये महज इत्तेफाक की बात है कि चलो मैं वहां से पढ़ा। मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ली थी। जी सर, डभावली से। जी सर। और इसके बाद मिडिल स्कूल मैंने मूंडिया, हमारे पास में जो गांव पड़ता है, वहां से मैंने 8वीं क्लास पास की थी। और चूंकि उस टाइम +2 नहीं थी तो उस टाइम हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। जी सर। तो 9वीं 10वीं 11वीं क्लास 3 क्लासें मैंने, जो मेरे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर पड़ता है, नगर से मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर से शिक्षा ग्रहण की थी। जी सर। देखिए, उस समय मैं बता दूं कि शिफ्टों में वो स्कूल हमारा चलता था। 2 शिफ्ट थी उसमें जी। पहली शिफ्ट में साइंस और कॉमर्स की क्लासें लगा करती थी और सेकेंड शिफ्ट में आर्ट की क्लासें लगा करती थी। जी सर। तो पहला पीरियड हमारा, मेरे याद है कि एक ताराचंद जी थे, वो मैथ का पीरियड लिया करते थे। 7:25 पर हमारा पहली घंटी लगती थी। तो उस टाइम हम जब घर से जाते थे तो इसका मतलब है कि सर्दी के महीने में, जनवरी और दिसंबर में भी हमें दिन वहीं निकलता था नगर में और साइकिल से जाया करते थे हम। बहुत सर्दी थी। और जहां तक पहनने वहनने की बात है तो एक खाकी नेकर हुआ करता था, हमारे पास कोई पैंट भी नहीं था और बस कानों के साफी बांध करके और चल देते थे। तो हमने ये अपने जीवन में जो मेहनत की है पढ़ाई की, वो इतनी मेहनत की है कि शायद उस इलाके में जैसा कि माहौल नहीं था और वहां से संघर्ष करके जो मैंने एजुकेशन ली है, तो इसमें मैं मेरे गांव के जितने भी लोग हैं बहुत सहयोग किया था और खासतौर से मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। वैसे हर औलाद के ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने जिस गरीबी में, गुर्बत में रह करके मेरे को पढ़ाया, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। कि उन्होंने उस टाइम मेरे को ये BSc कराई थी अलवर से और मैंने RR कॉलेज अलवर से BSc की थी और मैंने MDU रोहतक से कॉरेस्पॉन्डेंट से BEd की थी। तो यहाँ तक पढ़ाई हो पाई साहब? जी हाँ, मैंने BSc BEd की है। देखिए, जब मैं BEd कर रहा था तो 88 के बाद तो मेरे पड़ोस में 2 गांव हैं, एक पाटका है और एक धुंधावल। तो वहां पर मैथ टीचर नहीं था, मैथ साइंस का। जी सर। तो मैं साइकिल से जाकर के 4 पीरियड पाटका लेता था पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेना किसी से, और 4 पीरियड धुंधावल लेता था, क्योंकि वो अपग्रेड हुआ था स्कूल उस टाइम हायर। तो मुझे शुरू से ही एक शौक है। और शौक क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और अगर गरीब का बच्चा पढ़ जाए तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उसके परिवार के, उसके गांव के हालात बदल जाते हैं। मेरे अंदर यही डर था कि मेरे माँ बाप ने गरीबी में मुझे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में
अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं ठीक ठाक अपने आराम से 2 रोटी का जुगाड़ मेरा हो गया। बिल्कुल। तो मैं यही दर्द लेकर के तो मैंने फ्री एजुकेशन वहाँ पर 2 साल तक लगभग 1990 तक वहाँ दी थी। तो साइकिल से जाया करता था। और उसके बाद मैं 91 में बेवाई स्कूल में भी मैंने जॉब की है और लगभग 1.5 साल तक मैंने यहाँ पर जॉब की थी। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं थी सर, ये गेस्ट के रूप में थी? ये असल में एडिट स्कूल है, बेवाई स्कूल, हिंदवाई स्कूल, ये सारे एडिट स्कूल थे। हाँ। वैसे मैं सैंक्शन पोस्ट पर काम करता था जी सर। तो एज ए साइंस टीचर मैंने यहाँ पढ़ाया था 1.5 साल तक। और उसके बाद 16/12/1993 को मैंने पहली गवर्नमेंट जॉब GMS झारपुड़ी में, जो मिडिल स्कूल झारपुड़ी है पनेवा के पास, वहाँ से मैंने सरकारी सेवा में अपनी सेवा देना शुरू किया था। तो ये 1993 की बात है। और तकरीबन मैं वहाँ 19 महीने ही रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था बदरपुर, बस 1.5 महीना रहा था। बदरपुर से फिर मैं सिरोली। और जैसा आपका पता है कि मेरा सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा वो सिरोली का रहा, क्योंकि ना तो मैंने कभी ये मेहनत अवार्ड के लिए की थी। बिल्कुल सर। मैं तो सिर्फ एक मेरे दिल के अंदर जो आज भी दर्द है और एक जज्बा है कि हम आम आदमी का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा पढ़े, अमीर का बच्चा पढ़े, हिंदू का पढ़े, मुसलमान का पढ़े, वो सारे बच्चे पढ़े। और जब देश का बच्चा पढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो वो जज्बे के तहत मैंने, आपको पता है कि सिरोली में 18.5 साल तक काम किया था। और जिसमें से तकरीबन जो पीरियड था 14 साल का, उसमें मैंने 8वीं 10वीं 12वीं को बोर्ड की जो क्लासें हुआ करती थी उनको नाइट क्लास के रूप में भी मैंने 14 साल तक की थी। बिल्कुल सर। थोड़ा सा ये भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से माँ बाप का आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सहयोग रहा है, थोड़ा सा सर मैं जानना चाहूँगा किस तरह की मेहनत थी आपकी, क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम लाइट भी बहुत कम आती थी, वो डिबिया होती है उनमें पढ़ा करते थे। कैसी मेहनत थी सर? हाँ देखिए, बिल्कुल सही है, लाइट नहीं थी, एक लालटेन हुआ करती थी। तो लालटेन भी जो ठीक ठाक घर से बच्चे हुआ करते उनके पास हुआ करते। जी सर। मेरे पास लालटेन भी नहीं थी, तो एक डिबिया भी नहीं थी, जो शीशी होती है, कांच की शीशी हुआ करती थी। और उस शीशी में ढक्कन में छेद करके और एक बाती बना करके डाल करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके और उसका दिया बनाया जाता था। और उससे जो है मैं पढ़ाई करता था। और तो मेरा पढ़ाई का जो शेड्यूल था, क्योंकि मैं बड़ा ही बड़ा था घर में। जी सर। तो फादर के साथ मुझे जो जमींदारी का काम है वो भी करना पड़ता था। तो जैसे मेरे 12:30 बजे छुट्टी होती थी तो 1 बजे करीब मैं घर आ जाता था। उसके बाद हल जोतने के लिए भी, जब हल का समय होता था तो मैं हल जोतने के लिए जाता था। तो पढ़ाई का समय, जैसे मुर्गी देते थे बैलों को, तो मेरे याद है खेतों पर पेड़ थे तो उनके नीचे जा करके 20 मिनट 25 मिनट अपना मैथ ले जाता था। आमतौर पर मैं मैथ कर लिया करता था, क्योंकि मैथ में ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, मैं प्रैक्टिस करता था। जी सर। इसके बाद मगरिब और इशा के बीच में मैं आराम से जैसे खाना वाना खाया, कोई पढ़ाई नहीं करता था। और इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो जाता था। अब मेरा पढ़ाई का समय जो था 12:30 बजे 1 बजे के बीच में रात को, क्योंकि सर्दी के मौसम में खास तौर से बड़ी रातें होती हैं, तो 12:30 1 बजे के बीच में मेरी आंख अपने आप खुलती थी। और मैं जैसे ही फजर की अजान होती थी उस टाइम तक पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल शांत माहौल होता है। वो 5-4 घंटे की जो पढ़ाई थी, वो पढ़ाई ही, उसी पढ़ाई ने मेरे जीवन में बदलाव लाया था। क्योंकि दिन में मैं अपना बिजी रहता था, स्कूल जाता था, अपने माँ बाप की मदद करता था। सिर्फ मैं रात को उस डिबिया के सहारे, और मुझे याद है कि थड़ी थी हमारे घर के सामने, वहां पर एक पत्थर की शिला पर रख करके उस डिबिया को बाहर, गर्मी के मौसम में बाहर पढ़ता था। अंदर अपने एक कच्चा बंगला था उसमें पढ़ता था। तो मैंने इस तरह से रात को पढ़ाई की थी। मोस्टली टाइम जो है मेरा रात को ही पढ़ाई में जाता था। बिल्कुल सर। जानना चाहूँगा, जब आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद सर जो बच्चे थे उनके साथ इस तरह की आपकी मेहनत रही कि वाकई में सर पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। सर बच्चों के साथ किस तरह की मेहनत रही, किस तरह से उनमें एक जुनून पैदा किया? देखिए कि जो भी नीति बनती है वो नियत के साथ बनती है। जी सर। और मेरी जो नियत थी हमेशा बच्चों के साथ वो ये थी कि जैसे मेरा अपना बच्चा, वही मेरे लिए, जो मेरे पास पढ़ने आ रहा बच्चा, उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। जी सर। आज तक भी नहीं समझा, पहले भी नहीं समझा। तो जो हम अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं, जो हमारे अटैचमेंट अपने
बच्चों के लिए होती है, वही मेरे जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते थे उनके लिए वही प्लानिंग होती थी। और इसीलिए जो है बच्चों से मेरा आज तक भी इतना अटैचमेंट है। तो बच्चों को कई बार मैं शक्ल भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, लेकिन बच्चे बेचारा इतना रिगार्ड करते हैं, वही अपनापन लगाव होता है। जैसे एक खून का रिश्ता होता है बेटे से बेटी से, दूसरा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। यदि वाकई में कोई गुरु है जी सर, तो उसका उस बच्चे के साथ वही रिश्ता बन जाता है जो उसके अपने बेटा और बेटी के साथ होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला नियत देखता है, दिल देखता है। तो मेरे हमेशा ये ख्याल रहा, कभी मैंने ये नहीं चाहा कि मेरा नाम अखबारों में आवे, मुझे अवार्ड मिले इन बच्चों की वजह से, ऐसा नहीं रहा। मेरा ये था कि इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। अगर बच्चा रास्ता भटक रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए हम उनको वाजिब जो है पनिशमेंट भी हम दिया करते थे, ताकि उसको वो सही रास्ते पर बच्चे को लाया जा सके। तो इसीलिए कि अब जो बच्चे बहुत सारे पिटाई का बुरा माना करते थे जब, कि बहुत बुरा टीचर है यो, लेकिन आज वो बच्चे दिल से दुआ देते हैं कि सर आप अगर उस समय हमें नहीं धमकाते या हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करते तो ना जाने आज हम कहाँ कहाँ भटक जाते। तो टीचर का एक बच्चे के साथ ऐसा अटैचमेंट लगाव हो जाता है, और वो तब होता है कि जब वो दिल से मेहनत करता है बच्चे के साथ में। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता। हमने कभी भी अपनी तनख्वाह के लिए काम नहीं किया कि हमें ये सैलरी मिल रही है, बस ड्यूटी पे गए आगे, बस हम तो 24 आवर्स इसलिए कि बच्चे की जो लाइफ कैसे बने, ये सही रास्ते पर कैसे आए। सही बात है सर। जब शुरुआती दौर था तो उस टाइम जो बच्चे कमजोर होते थे, हम जब पढ़ने के लिए गए तो सुना है कि रात को भी क्लासें लगती थी सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसका एक शेड्यूल था कि 24 आवर्स का मैं बच्चे के लिए एक शेड्यूल अपने दिमाग में बनाता हूँ, उसकी प्लानिंग बनाता हूँ, उसकी फाइल बनाता हूँ। बिल्कुल। जैसे गर्मी का महीना था तो अप्रैल से ही, क्योंकि बाद में एक धारणा थी कि भाई अप्रैल मई में बच्चे नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात पर कि जहां मैंने नौकरी की है वहां पर अप्रैल मई में भी ऐसे स्कूल लगता था जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी में लगता है। और उसके लिए चूंकि गर्मी के मौसम में मैंने उनको लिए 6 घंटे का जो प्लान है वो हर बच्चे की अलग फाइल तैयार करके उनको घर से उनके शेड्यूल के मुताबिक टाइम टेबल बनवाया था। जी सर। और ये एक दिन का काम नहीं था, ये सभी क्लासों के लिए काम था कि भाई आप अपने घर पर 6 घंटा पढ़ना है आपको, हर सब्जेक्ट 1-1 घंटा आप अपना टाइम बता दें। और उस टाइम से फिर उसके बाद में चूंकि बहुत सारे गांवों के, जैसे आप गुगराड़ी से हैं, माड़ू का है, झांडा है, सिकरावा है, जैटाना है, रसूलपुर है, कुकबान है, गुलाल, बहुत सारे गांवों के बच्चे वहां पढ़ते थे। जी सर। उन सब की फाइल लेने के बाद में मैं फिर सरप्राइज विजिट करता था कि उन्होंने मान लो रात को दे दिया जी 7 से 9 बजे का टाइम मैथ पढ़ेगा बच्चा। तो मैं बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास नहीं, बल्कि मैं अपने दिमाग में सोचता आज मुझे ये बच्चा चेक करना है। बाइक ले जा करके बाहर गांव में मैं, चूंकि दूसरे बच्चों से मैं हेल्प लेता था घर की, शुरू में तो दिक्कत आती है भाई घर कहाँ है उसका। तो पहले जो दूसरे बच्चे थे उनसे हेल्प लेकर के घर कहाँ है बिठा करके जाता था, क्या पढ़ रहा है बच्चा, कि अगर वो बच्चा वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो शाबाश बहुत अच्छा है, अगर वो बच्चा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं कहता था कि तेरा टाइम टेबल देखिए, ये तेरी फाइल है, उसकी फाइल ले जाता था कि ये दे रखा है तो आप ये पढ़िए। साथ में अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो फिर मैं उसको उन्हीं के घर वालों के सामने धमकाता। इससे क्या था, एक मैसेज जाता था सभी गाँव में, पता नहीं कौन से गाँव में आज सर आ जाएंगे, किस बच्चे के पास आ जाएंगे। सही बात है। तो इसकी वजह से सारे बच्चे, मैं विजिट करता भी था और अपने दिमाग में मैं किसी को नहीं बताता कि मुझे कहाँ जाना है, मैं उन बच्चों को भी नहीं बताता दूसरे गांव के भाई आज मुझे उस गांव में जाना है। हाँ, तो जाकर के वो देखता था। लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू होती थी जी सर, उसी टाइम टेबल को फिर मैं बोर्ड की क्लास को खासतौर से, क्योंकि पहले 8वीं क्लास बोर्ड थी, 10वीं थी, 12वीं थी सिरौली में अपने, तो रात को उनको वही बिस्तर डलवा देता था। अब सवाल उठता है कि जी वो खाना पीना वो कैसे कैसे करते थे। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया था सर कैसे होता था। जी सर। हर गांव से जितने बच्चों के हिसाब से मैं उनकी ड्यूटी लगाता था। भाई सुबह की रोटी ये लाएगा, साइकिल हुआ करती थी उनके पास, शाम की ये लाएंगे 2 बच्चे 3 बच्चे, घर सब मैसेज था भाई इतने बजे बच्चे आएंगे वो रोटी ले जाएंगे उनका। तो खाना वहां नहीं बनता था, बल्कि गाँव से खाना 2-2 बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती थी, वो लाते थे। और नहाने धोने के लिए वही फ्रेश होकर के बच्चे, फिर रात को उनका टाइम टेबल बना करके उनको मैं पढ़ाता था। सुबह 4 बजे घंटी लगवाता था। घंटी से क्या है कि जो बच्चे बगैर नॉन बोर्ड के थे वो भी माइक में घंटी लगती थी तो वो भी जाग जाते थे, और अपने स्कूल के भी वहां जग जाते थे। अब उसमें है कि जी मैं साइंस और मैथ का था, बाकी सब्जेक्ट को आप +2 को कैसे कवर करते थे। जी सर। देखिए मैं उनका सिर्फ जो हमारे टीचर थे
उनसे उनका सिलेबस पूछ करके भाई आप क्या क्या किसने पढ़ा रखा है। मैं तो सिर्फ उनको एक एक घंटा के सब्जेक्ट का रात में कि आपको फला टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फला टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जी सर। क्लास वाइज 12-13 कमरे थे, उनमें बच्चे ठहरते थे, तो मैं जंगला के पीछे जाकर के और मैं कंबल ओढ़ करके सर्दी के मौसम में घूमता था, देखता था जंगल में कि ये सब बच्चा क्या पढ़ रहा है। कोई अगर उधम कर रहा है तो उसको आकर के धमका दिया, तो उनको पता किस जंगले पे खड़ा है सर, कुछ नहीं पता, तो बच्चे वही सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। सुबह 4 बजे जगा दिया, फिर मैं घर से आकर के सुबह उनको 4 बजे जगा करके फिर पढ़ाता था। तो लगभग 6-7 घंटे की पढ़ाई उनको रात में, और बाकी दिन में अपना स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे। और इसीलिए आपने देखा है कि जब मैं गया था तो लगभग 6वीं से 10वीं तक, चूंकि वो 95 में हाई स्कूल था, 96 में सीनियर सेकेंडरी हुआ सरौली, तो 96-97 बच्चे थे वहां पर केवल। और जब मैं वहां से आया हूं तो आप देखिए बहुत सारे हजारों, कई हजार, 2-2.5 बच्चे वहां हो गए थे। और लगभग एक मोटा सा आइडिया है कि 600-700 साइकिल आया करती थी। और विड्रॉल से मैंने चेक किया था कि उसमें लगभग 85 गाँव के बच्चे पढ़ा करते थे, जो विड्रॉल में एड्रेस होता है उस हिसाब से। तो ये चूंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हमने, और मैं अकेला नहीं, ये इसमें एक टीम वर्क होता है। मेरे सभी अध्यापक साथियों ने पूरी मेहनत की थी, बस एक माहौल देने की बात होती है। और उसको लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वर्णन लिया था वो मैंने नाइट को क्लास लेना और गेम्स कराना, ये सारा लेने के बाद डिसिप्लिन, स्कूल का 8 बजे का मतलब 8 बजे, 8:01 पे इसका मतलब 60 सेकंड लेट हो, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बच्चे के अंदर ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा अनुशासन पैदा करते हैं कि आने वाली जिंदगी में इसकी जिंदगी का उसूल बन जाए, कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। तो इस तरह का हमारा सिस्टम रहा था। सर, जानना चाहूंगा, एक तो आपका शीशे सामने खड़ा है सर, आपके पढ़ाई स्टूडेंट कहाँ तक पहुंच गए हैं? देखिए, वैसे तो मेरे पास कोई एक्यूरेट डाटा इस चीज का नहीं है, लेकिन जब मैं जाता हूँ देखता हूँ तो वो लगभग हर फील्ड में मेरे ख्याल से अच्छी पोस्टों पर बच्चे जो है पहुंचे हुए हैं, कि तकरीबन विदेशों में भी हैं, MBBS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है कि वो हर फील्ड में जो है बच्चे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक है कि ये मुश्ताक जो है दानीवास, ये मेरे हाई स्कूल का मेरा स्टूडेंट रहा है, इसने IAS किया था। तो देखिए, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, मैं बता दूं अकेले टीचर का ये काम नहीं होता है, बस वो एक माहौल पैदा करने वाली बात होती है। लेकिन कई बार ये कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे इतने वहां पहुंच गए। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिसे बच्चा अपना एक आदर्श गुरु मानता हो, वो उसका बच्चा है। जैसे मैं अपने जीवन में मानता हूँ कि मेरे आदर्श गुरु जो रहे हैं वो करण सिंह जी रहे हैं, वासुदेव शर्मा जी रहे हैं। तो बहुत सारे टीचरों ने मुझे कॉलेज तक पढ़ाया है, लेकिन किसके नाम याद नहीं है, लेकिन जो आदर्श जो टीचर होता है। जी सर। तो इस तरह से जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी पोस्टों पर हजारों की तादाद में बच्चे जॉब में हैं, अच्छे जॉब में हैं। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि वो इलाका बेचारा बहुत बैकवर्ड था, तकरीबन बाकी नूह के मुकाबले में बहुत बैकवर्ड था। वहाँ बहुत सारे बच्चों को इतना फायदा हुआ कि वहाँ मैट्रिक ही नहीं था कोई बच्चा, मतलब सरौली, मतलब कई गाँव में तो ऐसी पोजीशन थी। आपके गाँव की मैं बताता हूँ, आपके गाँव में कोई मैट्रिक नहीं था। और एक लड़का 8वीं में 3 बार फेल हुआ था जब मैं 95 में गया था, तो वहाँ कोई मैट्रिक नहीं था। तो बहुत सारे गाँवों में जहाँ बिल्कुल एजुकेशन नहीं थी, उन गाँवों में एजुकेशन, जैसे राजपुर है और आपका गुबराड़ी है, हाँ झंडा है, वो थोड़ा सा पहले से फॉरवर्ड था, वहाँ बच्चों को और ज्यादा फायदा हो गया। सरौली आप गांव है, वो गांव में भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसमें 2-3 मुलाजिम थे, बाकी तो पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पर लड़कियां नहीं पढ़ती थी। अब आप देखिए बहुत सारी लड़कियां अच्छी जॉब पर हैं, पढ़ लिखे। सर, जानना चाहूंगा, जिस तरह से सिरौली और उससे पहले झरपुड़ी, आप कई स्कूलों में आप रहे हैं, जहाँ जहाँ गए हैं सर वहाँ पर स्टूडेंट तैयार किए हैं और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे पद पर वो मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने सिरौली, टपकन और अब सालेहिड़ी में अभी पिछले साल शायद हुआ है आपका वहाँ पर, तो सर अब वहाँ बच्चों को किस तरह से तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैं असल में मेरी जिंदगी में मैं ये सोचता हूँ कि जो जहाँ चुनौतियाँ ज्यादा होती हैं, मैं वहाँ उस जगह पर जाता हूँ। सर, ये भी सुना है कि आपने उसको जान कर लिया? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने टपकन भी जानबूझ करके लिया था। जी सर। जब मेरे मिडिल हेड की प्रमोशन हुई थी तो मैंने ये देखा कि बेकार से स्कूल कौन कौन से हैं। जिस रूप में आज आप टपकन को देख रहे हैं, जो लोग देखते हैं वो तो शायद नहीं सोचते होंगे कि टपकन कभी ऐसा भी था। बहुत उसके जो है, चाहे इंफ्रा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसकी, चाहे पढ़ाई के लेवल की बात करें, चाहे बच्चों की संख्या की बात करें, चाहे उनकी यूनिफॉर्म की बात करें, अनुशासन की बात करें, कुछ भी नहीं था, जीरो था मेरी नजरों में। लेकिन मैंने वहाँ कोशिश की, मेरी टीम ने कोशिश की, सारे टीचर्स ने मिलकर के कोशिश की, उसका ये रूप है।
जब ट्रांसफर की बात आई तो 2019 में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, मेरे को टक्कर में 6 साल हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई कौन सा स्कूल मेरे को लेना चाहिए। एक मेरी सोच थी, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की सोच भी ये थी कि आप वो स्कूल ले लें जो बिल्कुल सेक्रेटरीट की नाक के तले है और जिसके हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो चूंकि मेरे 65 मार्क्स थे ऑनलाइन ट्रांसफर में, तो वो शायद जहाँ तक मेरे ख्याल है मेवात में सबसे ज़्यादा थे। और मैं चाहता तो जोन फर्स्ट में सेकंड को छोड़कर कहीं भी मैं जो है कोई सा स्कूल ले सकता था। बिल्कुल। और उस टाइम जोन फर्स्ट में सौंक मेरे बिल्कुल नज़दीक था। लेकिन मैंने जानबूझ करके, बाई चांस नहीं गया, मैं बाई चॉइस जो है सालेहड़ी को चुना था। और चूंकि तालमेल नहीं बैठ रहा था अध्यापकों का, गांव वालों का, उसमें से पूरा एक रास्ता था लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस हूँ और डंडे के बल पे मैंने सब कुछ सीधा कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने लोगों से बात की, लोग सब जगह मानने वाले होते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है कि अगर हम कुछ देंगे किसी को, अध्यापक समाज किसी को देता है, तो वो गांव 100% उसकी बात को मानता है। तो लोगों को काफी उम्मीद थी, तो मैंने उनको बात की, भाई ये रास्ता नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब होता है स्कूल। लोग बहुत आराम से मान गए, रास्ता बंद हो गए, उसमें से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वहाँ बहुत सारी बकरियां, कम से कम 50-60 बकरियां वहाँ चरती थी हमेशा। वो मिड डे मील को खाती थी, बच्चों के बैग फाड़ देती थी। तो सब मैंने जब उनसे कहा तो लोग मान गए। उन्हें एक कोई बकरी नहीं आती, उसमें कोई पेड़ नहीं था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें 100 पेड़ करीब लगाए हैं, वो काफी बड़े हो रहे हैं। और उसमें 11 किलोवाट का एक सोलर पैनल भी एनजीओ ने SRF फाउंडेशन से लगवाया। मेरा वो स्टूडेंट मुफीद उस समय वो उसका कोऑर्डिनेटर था, स्टेट कोऑर्डिनेटर था। तो उन्होंने वो, मैं जब उनसे कहा तो मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली। उन्होंने 11 किलोवाट का वहाँ पर सोलर पैनल लगवा दिया। और इसके अलावा जो है उसमें 3 लाख लीटर का जो पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सैगल फाउंडेशन एनजीओ ने लगवा दिया। तो इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो कमरे टूटे उठे थे, उसमें SMC में कुछ पैसा था, SMC गाँव वालों से मिल करके हमने उसमें कोशिश की है कि बहुत अच्छा, तो मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहुत कुछ हो गया। और चारों दीवारी पर उसके तार फेंसिंग करा दी। इसमें पहले कुछ बच्चे जो है उठते हैं गाँव के, ताश वगैरह खेला करते थे, बेचारे अब कोई भी नहीं आता है। और गाँव का बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला है वहाँ पर जाकर के। और पढ़ाई का लेवल, चूंकि लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्बेंस तो हुआ है, लेकिन पढ़ाई का लेवल भी काफी ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ भी स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है पूरा स्टाफ। साथ में बिल्कुल सामंजस्य बिठा करके वो मेरे साथ काम कर रहा है। और एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि उस टाइम में गया था तो मोटे तौर पर शायद वहाँ पर 600 के करीब या 700 करीब बच्चे थे, 600। और आज लगभग 1300 ऊपर बच्चे वहाँ पर हैं। तो काफी जो है संख्या वहाँ पर बढ़ गई। क्योंकि मैंने गांव की सर्वे की और उसमें 6 साल के लिए डाटा पूरा इकट्ठा कर लिया कि ये 2020 में मैंने की थी, जनवरी फरवरी के महीने में। तो उसमें जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ घर घर जाकर के मैंने पूरे गांव का डाटा नोट कर लिया, सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिए। और जब बच्चा वो जो है एडमिशन के लायक होता है हम उसको कॉल करते हैं। मेरे पास उस गांव का ये डाटा है कि इस साल कितने बच्चे पहली में आने चाहिए, वो पढ़े कहीं भी। तो हम उसको कॉल करके पूछते हैं, भाई आपका बच्चा 6 साल का हो गया है, पढ़ने के लायक हो गया, आप ये कहाँ है? वो कहता है जी मैंने प्राइवेट में करा दिया। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घर है तो आ जाओ एडमिशन करा लो। तो इस तरह से हमने वहाँ पर ड्रॉप आउट को जीरो करने की पूरा प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि 100% बच्चे उस गांव के आसपास के गांवों के पढ़ें, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, सभी बच्चे एनरोल्ड हो स्कूल के अंदर, वो चाहे किसी भी स्कूल हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि वो मेरे ही स्कूल में आए, कि जहां भी अच्छा लगे, जहां अच्छी पढ़ाई होती हो, जहां बेटर उनको माहौल मिलता हो, वहां जाए। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनको भी तरफ मुतवज्जा करना, उनको तैयार करना, ये भी बहुत। देखिए जो एजुकेशन है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल सर। एकेडमिक के साथ साथ सपोर्ट्स भी है, कल्चर एक्टिविटी भी है, कि बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई रहती हैं। उन प्रतिभाओं को जब हम निखारेंगे तो जब बच्चा कल्चर एक्टिविटी में भाग लेगा, सपोर्ट्स में भाग लेगा, तो उसका मैं ये मानता हूँ कि वो पढ़ाई में एकदम जो उसके अंदर एजिटेशन होती है, जो झिझक होती है, वो निकल जाती है और पढ़ाई में भी उसका मन लगता है। और एक वजह और होती है इसमें कि कुछ बच्चे जैसे खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, गांव में खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब हम स्कूल के अंदर गेम चालू कर देते हैं तो वो बच्चा स्कूल के अंदर उसका मन लग जाता है। जब वो खेलने, चूंकि पता है भाई 1 घंटे बाद खिलाएंगे सर, तो वो स्कूल में रहेगा। फिर क्योंकि खेलने के चाव की वजह से बैठा है, फिर धीरे धीरे उस माहौल में आएगा, पढ़ाई भी
शुरू कर देगा वो। बिल्कुल। और साथ में चूंकि वो जो कल्चरल एक्टिविटी की बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, उससे भी जब बच्चे के अंदर आमतौर पर मैं जो है या तो सामाजिक बुराइयों पर नाटक वगैरह है या कोई भी गाना है या देशभक्ति पर, तो उससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो एक संस्कार में शिक्षा होती है उसका जो है एक उदय होता है कि अगर हम देशभक्ति का नाटक बच्चे से करा रहे हैं तो चूंकि बच्चा जितनी जल्दी किसी चीज को लेता ना बड़ा नहीं ले पाता, तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगती है। जब हम समाज की बुराइयों पर कोई नाटक करा रहे हैं, कोई गाना करा रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा कि ये बुरी बात है, तो उससे वो दूर रहेगा या उससे परहेज करेगा वो। तो इसलिए हम ये कराना भी बहुत जरूरी है। सर थोड़ा जानना चाहूंगा क्योंकि आपके पास ये वक्त कम है सर, जब अकेले होते हैं कभी दिल को सुकून मिलता है इस बात को लेकर कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ तक पहुँच गए माशाल्लाह, और दूसरे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलकर बड़ी खुशी और राष्ट्रीय और राज्य के सम्मान और जिला स्तर पर सम्मान मिल रहा है, किस तरह का सुकून मिलता है? देखिए बेहतरीन सुकून मिलता है मेरे को। मैं बता दूं, हर उस इंसान को जो अपने फर्ज को सही बखूबी निभाता है उसे वाकई में जिंदगी में बड़ा सुकून मिलता है। टीचर आमतौर पर, जहाँ तक मेवात के टीचर की बात है, मैं मानता हूँ कि टीचर काफी अच्छी मेहनत कर रहा है। हर आदमी की अपनी जो है कैपेसिटी होती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि जब ड्यूटी दे आए और आ जाए, उन आदमी को सुकून नहीं मिलता। सुकून तो उस इंसान को मिलता है जो अपने फर्ज को और फर्ज से भी ज्यादा समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, उसे सुकून मिलता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है इस बात से। आराम से जब घर आता हूँ तो मुझे ये तसल्ली होती है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे मेरे कामयाब हुए, और इन्हीं बच्चों की वजह से, देखिए जो अवार्ड मिलता है ना वो बच्चों की वजह से मिलता है। अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमारा आउटपुट नहीं निकलता, एनरोलमेंट नहीं बढ़ती, गर्ल एजुकेशन नहीं इंप्रूव होती, तो मुझे अवार्ड क्यों मिलता? तो आप लोगों की वजह से, बच्चों की वजह से मुझे अवार्ड मिलता है और मिला है। और इस बारे में मुझे बेहतरीन जो है एक फीलिंग होती है कि यही बच्चे कि मैंने तो अवार्ड के लिए काम नहीं किया, मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे अवार्ड मिलेगा आपकी वजह से। और मैं मानता हूं कि अगर मेरी नीयत ये होती कि मुझे आप लोगों की वजह से अवार्ड मिलेगा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो शायद मुझे अवार्ड नहीं मिलता। मैंने इसलिए पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए मेहनत की कि आप लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे जब पढ़ेंगे, तो ये अपने परिवार का, अपने गांव का विकास करेंगे और एक माहौल क्रिएट करेंगे। देखिए आज कई गाँव में आप देख रहे हैं कि जहाँ बिल्कुल जीरो था, लोग नहीं पढ़ते थे, आज वहाँ वो खुद पढ़ गए, आप लोग खुद पढ़ गए, आपने भाई बहन, छोटे मोटे परिवार के और सदस्य, उनको आपने एक माहौल दिया, तो उससे क्या है कि एक माहौल बना। तो इस नियत से मैंने पढ़ाया था, मुझे बहुत सुकून मिलता है इस बात से। बिल्कुल। सर जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आपको हमेशा याद आता हो? देखिए जिंदगी में तो हर इंसान के बहुत सारे लम्हे होते हैं भाई, जो याद बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जब मुझे अवार्ड मिला था, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई थी जिंदगी के अंदर, क्योंकि जब मैंने नेशनल अवार्ड के लिए 2018 में अप्लाई किया था जून में, तो मैं बता दूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और क्यों नहीं थी? वो मेरे इसलिए मैंने काम नहीं किया था, मुझे इसलिए नहीं थी कि 90 लाख टीचर हिंदुस्तान में है, जिसमें से केवल 45 टीचर को सेलेक्ट करना है। 90 यानी 2 लाख में से एक टीचर को सेलेक्ट होना है। तो चलो मैंने अपना काम उसमें जो है भर दिया, ऑनलाइन भरा गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन भरवाए गए थे। उससे पहले तो ये था जिनको स्टेट अवार्ड मिल जाए, फिर नेशनल के लिए सरकार जो है, राज्य सरकार जो है उसको अप्रूव करती थी। लेकिन पहली बार 2018 में ऐसा हुआ कि भाई कोई भी अध्यापक जो है अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो जब ये 9 अगस्त को मेरे पास, 9 अगस्त 2018 को मेरे पास जब मेल मतलब मैसेज आया था, मेरे पास छोटा फोन था जी सर, कि आपका राज्य सरकार ने नेशनल के लिए रिकमेंड कर दिया है। तो मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ी खुशी हुई। मैंने कहीं को दिखाया, ये मैसेज आया मेरे पास। तो सबसे खुशी का क्षण मेरा वो था। तब की सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ था, केवल राज्य सरकार ने रिकमेंड किया था। लेकिन मुझे उसी वक्त एक यकीन हो गया था कि इंशाल्लाह अब ये अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें अपनी बात रखनी है, अपना काम बताना है। हमने कोई ये थोड़ी एक कोई किसी का कंपटीशन में कौन आदमी हारता है, मतलब किसको उम्मीद कम होती है जो फर्जीवाड़ा करे, कुछ करे। जब आदमी ने ईमानदारी से काम किया है, राज्य सरकार ने उसको रिकमेंड कर दिया, मुझे यकीन हो गया कि मैं जब अपनी बात रखूंगा तो इंशाल्लाह मुझे ये अवार्ड जरूर मिलेगा। तो सबसे जो है खुशी का लम्हा वो था मेरा। और उसके बाद में चूंकि
अवार्ड लेने के लिए जब मैं दिल्ली गया था, 3 दिन हम अशोका होटल में ठहरे थे, वो भी बहुत यादगार पल है मेरे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी 1.5 घंटा करीब जो है बात हुई थी वहां पर बैठ करके, और मैंने मेवात की बात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी थी वहां पर। उन्होंने जब ड्रॉप आउट के बारे में पूछा था कि भाई ड्रॉप आउट गवर्नमेंट स्कूल में क्यों होता है, तो मैंने कहा था कि मेवात में टीचर्स की बहुत कमी है, इसलिए ड्रॉप आउट होता है। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि ड्रॉप आउट की जो मेन वजह है वो टीचर की कमी की वजह से होता है। अगर अध्यापक होगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, स्कूल के अंदर पढ़ाई होगी, बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। और पढ़ाई कब होगी? जब टीचर होगा। और बच्चा कब रुकेगा? जब टीचर नहीं होगा और उसकी पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी तो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बात रखी थी कि ये मेवात में टीचर्स की भारी कमी है और इसलिए वहां पर ड्रॉप आउट ज्यादा है। तो ये मेरे कई लम्हे ऐसे जो बहुत खुशी के हैं कि मुझे ये भी खुशी हुई कि मैंने अपनी मेवात की बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने अपनी रखी थी, और उन्होंने बहुत ही शायद मेरी बात को सुना भी था। और उस टाइम जो मिनिस्टर थे जावड़ेकर साहब, प्रकाश जावड़ेकर साहब, वो बैठे थे बगल में, उनसे कहा कि आप जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा, उनसे बात करें और वहाँ पर क्यों कमी है। तो मुझे तो उम्मीद यही थी कि इंशाल्लाह इसमें जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा, और आज भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जो है पॉजिटिव बात की थी उनसे। बिल्कुल सर, आखिर में मेरा सवाल ये है कि किसका सबसे ज़्यादा सहयोग मानते हैं इस पर? नहीं, देखिए सहयोग तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मैंने इतना वक्त एजुकेशन के लिए दिया, क्योंकि 6-7 घंटा ड्यूटी होती है, उससे ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी का अगर कैलकुलेशन करूँ तो शायद मैंने ठीक डबल टाइम दिया है उसके लिए। उसमें तो परिवार का सहयोग होता है, क्योंकि परिवार को बहुत सारी जरूरतें होती हैं और 6 घंटे देने ही लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने लगभग जब एवरेज अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा अपनी 27-28 साल की ज़िंदगी की, तो शायद मैंने डबल अपना टाइम एजुकेशन के लिए दिया है। तो उसमें तो मेरी जो धर्मपत्नी है उनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा है कि कभी भी उन्होंने मतलब ये कमी महसूस नहीं होने दी मेरे को कि भाई घर में कोई इस तरह से टेंशनबाजी कि भाई आप जो स्कूल में रहते हो ये रहते हो। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मेरे को दिया है। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मेरे को मिला है ना आज तक भी और अभी भी जो मिलता है वो समाज से मिलता है। जहाँ मैं जाता हूँ, जब मैं नौकरी करता हूँ, तो पूरा समाज 36 बिरादरी के लोग वो मेरा पूरा सहयोग करते हैं। मुझे कोई गांव ऐसा नहीं मिला जिस गांव में मुझे सहयोग ना दिया हो। जो बात मैंने कही समाज के बारे में वो बात है, और मेरी अपनी जिंदगी का उसूल है कि मैं उस गांव में नौकरी करता हूँ, जहाँ भी नौकरी करता हूँ, कोई किसी तरह की राजनीतिक बात या मेरी कोई ये कैरेक्टर में नहीं है। मैं उस विद्यालय का, उस गांव का एक टीचर होने के नाते मैं वही काम करता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसीलिए सारे गांव, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग मेरा 100% सहयोग करते हैं, और जब वो इतना सहयोग करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। सही बात सर। आखिर में जो मैं नहीं पहुंच पाया, लगता है कि रमजान को ये सवाल पूछना चाहिए था और वो मैं नहीं पहुंच पाया सर। अंत में और कुछ कहना चाहें, युवा देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आखिर में एक संदेश सभी मेवात के युवाओं को, देश के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। जी सर। कि शिक्षा वो हथियार है जो आज इस गरीबी और बेरोजगारी को मार सकती है। हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं, विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, देश तरक्की कैसे करेगा, इलाका तरक्की कैसे करेगा, बहुत सारी बातें हम फेसबुक में देखता हूँ, लोगों के कमेंट्स में। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपील करता हूँ सभी, खास तौर से पर्टिकुलर मेवात के लोगों से, कि आप लोग एकजुट हो जाएं। आपके बहुत सारे आपके मनमुटाव हो सकते हैं, पार्टियां हो सकती हैं गांव लेवल पर, लेकिन आप यूथ एकजुट हो जाए और सिर्फ वो एजुकेशन के लिए हो जाए। यदि एजुकेशन में हम अपने गांव लेवल के एजुकेशन को आप लीजिए, उसमें एक कमेटी बनाइए, पॉजिटिवली बात करिए लोगों से, हर एक बच्चा एनरोल हो, टीचरों से बात करिए, उनके साथ अच्छा माहौल पैदा करिए और उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि सर ये आपके बच्चे हैं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मेवात तरक्की करेगा, क्योंकि एजुकेशन से ही सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। चाहे हेल्थ की बात हम कर लें, वो भी एजुकेशन से ही जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो हेल्थ भी हमारी अच्छी हो जाएगी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो जो मुख्य बात है जिस पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, देखिए बहुत सारी बुराइयां समाज में हैं, अच्छी बातें हैं, अलग अलग मुहिम लोग चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुहिम अगर आज चलानी है यूथ को, आप राजनीति से बाहर निकल जाइए और वहां से सोचना भी बाहर बंद कर दीजिए। आप सिर्फ इस बात पे सोचिए कि मेरे अपने गांव की एजुकेशन, मेरे इलाके की एजुकेशन कैसे सुचारू रूप से चले,
इसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है। और मैं सभी युवाओं से खास तौर से ये अपील करता हूं कि अगर कहीं मेरा कोई अगर जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, मैं आप लोगों के साथ तैयार हूं। अध्यापकों के साथ भी मैं बात करने को तैयार हूं, समाज के साथ बात करने को तैयार हूं, मैं चलने को तैयार हूं। मैं एक अपील करता हूं मेवात के युवाओं से कि आप एजुकेशन के लिए एक मुहिम चलाइए, एक अभियान चलाइए, ताकि पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात का नारा सफल हो सके। बेशक सर, जिस तरह से आज के यूथ को अगर हम देखते हैं या फिर उस गोदी मीडिया को देखते हैं जहां पर कुछ इस चीज जो डेवलपमेंट की बात है या फिर शिक्षा की बात है वो करनी चाहिए थी, लेकिन आज पत्रकारिता ऐसी हो गई है कि वहां पर वो चीजें दिखाई जा रही हैं जिनसे यूथ बिगड़ता है और नेगेटिव पॉइंट आते हैं या धर्म जात की बात होती है। तो क्या कहेंगे सर, आरटीवी एक भारत? जी हाँ, देखिए ये हमारा इस देश का दुर्भाग्य है। चौथा स्तंभ मीडिया होती है। बिल्कुल, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, यही जो मैसेज जाता है लोगों में, ये बहुत जल्दी अंदर घर कर लेता है। जी सर। लेकिन आज हम पॉजिटिव सकारात्मक बातों के अलावा जो हम नकारात्मक बात को ज्यादा फैलाते हैं, तो उससे समाज में बजाय सुधार के बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों से, यानी खास तौर से जो हमारे चैनल हैं, इन सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ कर एक दरख्वास्त है कि साथी सकारात्मक बातों को लें, इनको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। आप अपने सब्सक्राइब के चक्कर में उलट सुलट बातें ना डालें। उससे क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि मेवात की कोई नेगेटिव बात डाल देते हैं अपने इलाके की, उससे पूरे इलाके में की बदनामी बाहर भी होती है। हाँ, बुराई अगर कोई है तो उसको इस पर ना फैलाएं और उसको बैठ करके उसका सॉल्यूशन करें, समाधान करें, उसको सुलझाएं। और ये फैलाने से उसका तो सिर्फ आपके नंबर बढ़ सकते हैं और आपके चैनल के जो है देखने वाले ज्यादा हो सकते हैं। ये तो इंडिविजुअल फायदा आपको हो सकता है, मेवात का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूं सभी चैनल वालों से, साथियों, मेवात के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, और खास तौर से मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं, ये मेवात की भलाई के लिए सकारात्मक चीजों को दिखाएं, पॉजिटिव चीजें दिखाएं और इसके लिए मुहिम चलाएं और नकारात्मक से बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना की। थैंक यू।